Hello everyone, let's take our next part of sexual reproduction in flowering plants. Majority of flowering plants use a range of animals as pollinating agents. मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं मेजॉरिटी में वो यूज़ करते हैं एनिमल्स को एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जैसे बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल, वास्प, एंड्स, मोथ्स, बर्ड्स में आ गए सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इसमें कुछ एनिमल्स के नाम बताए हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में मेजॉरिटी में उनका यूज़ करते हैं। ओके, सो अमंग द एनिमल्स, इंसेक्ट्स, पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो इसमें बता रहे हैं कि एनिमल्स में जो डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं उनमें आते हैं बीज। Even larger animals such as some primates, arboreal, tree-dwelling rodents, or even reptiles. Reptiles में gecko lizard and garden lizard have also been reported as pollinated in some species. तो इसमें कुछ बताया हुआ है लाइक कौन से लार्जर एनिमल्स के बाद स्मॉल एनिमल्स का तो ठीक है समझ आता है कि बीज जो है दे कैन हेल्प इन पॉलिनेशन, बट लार्जर एनिमल्स भी हैं सच है, जैसे प्राइमेट्स के बारे में बता रहा है। लेमर्स का इसने एग्जांपल दिया है यहाँ पर। ओके, लेमर्स है हमारे पास। देन वी हैव दिस लेमर्स हैं जो कि प्राइमेट हैं। आर्बोरियल मतलब ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स हैं। ये रेप्टाइल्स में से बताया गेको लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड। सो उनको बारे में भी ये बता रहे हैं दैट हैव बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटेड इन सम स्पीशीज। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटिंग प्लांट्स आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल। इसमें बता रहे हैं कि जो एनिमल पॉलिनेटिंग प्लांट्स हैं दे आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल की एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ होगी जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करेगी। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर। तो इसमें जैसे हमने पीछे भी किया पॉलिनेशन का, विंड पॉलिनेशन किया, वाटर पॉलिनेशन किया, तो इसमें हमने देखा कि फ्लावर्स का ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं था कि वो कलरफुल होनी चाहिए, उनमें फ्रेगनेंट होनी चाहिए, नेक्टर होना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सारी जो रिक्वायरमेंट है प्लांट्स की वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल अ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिकुअस। ठीक है, एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर एंड और ऑब्वियसली एनिमल्स हैं तो वो अट्रैक्ट होंगे फ्लावर्स के साइड है। अगर कलर या फ्रेगरेंस की वजह से उसकी तरफ जाएंगी ना वो, द फ्लावर्स pollinated by flies and beetles secrete fall odors to attract these animals। ठीक है, जो बीज और बीटल्स और फ्लाइज जो हैं अट्रैक्ट करते हैं फ्लावर्स को, उनका जो स्मेलिंग रहता है दे सीक्रेट बेसिकली फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट द एनिमल्स। टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड टू द एनिमल। इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फ्लावर जो है वो कौन कौन से रिवार्ड्स देते हैं एनिमल्स को जिसकी वजह से वो फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रिवार्ड्स कौन से हैं, तो इसमें आप बता सकते हैं नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। ओके, सो फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एंथर्स एंड द स्टिग्मा। इस रिवार्ड की वजह से जो एनिमल है वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो विजिट करता है एंथर और स्टिग्मा को। नेक्स्ट द बॉडी ऑफ एनिमल गेट अ कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन। जैसे ही एनिमल ने विजिट किया फ्लावर को तो उसकी बॉडी पे पोलन ग्रेन्स की कोटिंग होगी, विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स। जो कि क्या होती है कोटिंग, दैट इज स्टिकी in animal pollinated flowers में when the animal carrying pollen on its body comes in contact with stigma it brings about pollination। अब वो एनिमल जिसकी बॉडी पर पोलन ग्रेन्स का डिपोजिशन है
जब वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा, ऑब्वियसली इट ब्रिंग अबाउट द pollination. Okay, next है in some species floral rewards are in providing safe places to lay eggs. अब इसमें बता रहे हैं कि रिवार्ड्स कुछ केसेस में कैसे होते हैं, लाइक प्रोवाइड सेफ प्लेस प्रोवाइड करना कि जिसकी वजह से वो वहाँ पे एग का डिपोजिशन कर सकें. एन एग्जाम्पल इज़ दैट ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ अमोर्फोफेलिस. द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 feet इन हाइट. ठीक है, तो इसमें ये बता रहे हैं लाइक 1 minute. ओके, इसमें एमोर्फोफेलिस फ्लावर के बारे में बता रहा है. फ्लावर इटसेल्फ इज़ अबाउट 6 feet इन हाइट. एमोर्फोफेलिस जो फ्लावर है दैट इज़ द टॉलेस्ट फ्लावर, और उसकी हाइट की अगर हम बात करें सो दैट इज़ अबाउट 6 feet हाइट है. Similar relationships exist between a species of moth and the plant yucca, where both species, that is, moth and the plant, cannot complete their life cycle without each other. The moth deposits its egg in the locule of the ovary, and the flower in turn get pollinated by the moth. ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि किस तरह से एक सेफ़ प्लेस अगर एग लेइंग के लिए वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं. तो अब जैसे इसमें मोथ और यूका प्लांट का इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये बोल रहे हैं मोथ और प्लांट जो है वो अपना लाइफ साइकिल एक दूसरे की हेल्प के बिना नहीं कर सकते. जो मोथ है उसने अपने अंडे ओवरी के लोक्यूल में देगा वो, और फ्लावर जो है उसकी फ्लावर ने उसको घर दिया अंडे देने के लिए. तो फ्लावर जो है अपनी पॉलिनेशन में मोथ की हेल्प लेगा. तो इस तरह से मोथ जो है वो पॉलिनेशन में इसकी हेल्प करता है. ओके, सो द लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग. तो जो मोथ का लार्वा है वो एग से बाहर आ जाएगा जैसे ही सीड जो है वो डेवलप होना शुरू कर देते हैं. क्लियर? ओके, नेक्स्ट है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. Majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers, and pollen grains are likely to come in contact with the stigma और द ऑफ द सेम फ्लावर. इसमें बोल रहे हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है वो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं. हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि वो बाईसेक्सुअल है, उनमें मेल भी है और फीमेल फ्लावर्स भी हैं. तो अगर इस तरह से होगा तो क्या होगा, वो ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन होगी. स्टिग्मा भी वहाँ पे प्रेजेंट है, एंथर भी वहाँ पे प्रेजेंट है. सो उसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन से दैट रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है कि विद इन सेम स्पीशीज़ ही ब्रीडिंग हो जा रही है, विद इन सेम स्पीशीज़ ही पॉलिनेशन हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है. उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से वेरिएशन के आने के चांसेस जो है वो कम रहते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन. अब इसमें बोल रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट्स ने ऐसे डिवाइसेस डेवलप कर लिए हैं कि उसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन ना हो एंड टू इंक्रीज सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन. अब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन में इंक्रीज होगा. ठीक है, इन सम स्पीशीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड. इसका मतलब है जब पोलन रिलीज़ होगा और स्टिग्मा उसको रिसीव करेगा तो वो एक जैसे मतलब मेच्योरिटी नहीं आई होती है. जैसे पोलन ग्रेन जैसे मेच्योर है बट स्टिग्मा इमेच्योर होगा तो ऑब्वियसली रिसेप्टिविटी नहीं होगी उसमें, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है ना. सो ईदर द पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन. समझ आ रही है बात, कि अगर एंथर मेच्योर हो गया है तो स्टिग्मा मेच्योर नहीं होगा, और अगर स्टिग्मा मेच्योर हो गया है तो एंथर मेच्योर नहीं होगा. In some species, the anther and stigma are placed at different positions so that pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा जो है वो अलग अलग पोजीशन पे होते हैं जिसकी वजह से पोलन स्टिग्मा के कांटेक्ट में, सेम फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है. क्लियर? सो बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी. ये दो डिवाइसेस बताइए ज़रा कौन कौन से डिवाइसेस. पहली बात, सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुई होती है, मेच्योरिटी के बारे में बता रहे हैं. ठीक है. दूसरी बात, मतलब फ्लावर एक है लेकिन या तो एंथर मेच्योर होगा, स्टिग्मा नहीं होगा, और अगर स्टिग्मा मेच्योर है तो
एंथर मैच्योर नहीं होगा। दूसरी बात, पोजीशन उनकी अलग अलग होगी। तो ये क्या है, ये जो है इनके मतलब ये वो डिवाइसेस हैं जिसकी वजह से वो ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर रहे हैं। थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग, थर्ड डिवाइस जो है जिसकी वजह से इनब्रीडिंग को उन्होंने रोकना, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये क्या है बेसिकली, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ pollen from the same flower or other flower of the same plant from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination और pollen tube growth in the pistil। इसमें क्या हो रहा है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि जो सेल्फ पोलन मतलब सेम फ्लावर का जो पोलन है सेम प्लांट का, वो ओव्यूल को फर्टिलाइज़ नहीं हो करेगा। कैसे फर्टिलाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो पोलन जर्मिनेशन नहीं करवाएगा और पोलन ट्यूब की ग्रोथ को रोक देगा। क्लियर। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो ये सारे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में आते हैं। लाइक सिंक्रोनाइजेशन का आप बता सकते हैं, पोजीशन का आप बता सकते हैं, फिर आप पोलन ट्यूब की उसकी पोलन ट्यूब जर्मिनेशन को रोकते हैं, फिर आप बता सकते हैं इसका यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन करते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, दैट इज़ मोनोशियस। इफ़ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, अगर वो एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, इसमें एग्जांपल बताया है कैस्टर एंड मेज, मोनोशियस हैं वो, ठीक है, मतलब बाइसेक्सुअल हैं। इट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट गिटोनोगेमी। अब आपको क्लियर है कि ऑटोगेमी क्या होती है और गिटोनोगेमी क्या होती है, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर प्रेजेंट एट डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है ना। तो सेवरल स्पीशीज़ का मतलब है जैसे पपाया है, उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है वो डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ ईच प्लांट इज इधर या तो मेल होगा वो या फीमेल होगा, मतलब डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल। तो ये कंडीशन जो है दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी। ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन का ही पार्ट है। तो इसके लिए और जानकारी के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन, मतलब कंपैटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीशीज एज अ स्टिग्मा। ऑफन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप ईदर फ्रॉम अदर स्पीशीज और फ्रॉम द सेम प्लांट, if it is self incompatible, also land on the stigma. The pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of right type compatible or of wrong type incompatible. If it is of right type, the pistil accept the pollen and promote post pollination events that lead to फर्टिलाइजेशन। अब देखिए इसमें यही बता रहे हैं कि जैसे लॉक एंड की मैकेनिज़्म होता है, लॉक एंड की मैकेनिज़्म में आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक की ही लॉक को खोल सकती है, लाइक वे ऐसे ही है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो पोलन है वो राइट टाइप का ही है, दैट कैन बी ऑफ रॉन्ग टाइप। तो अब किसी ड्यूटी है कि उसने पहचानना है कि पोलन राइट टाइप का है कि रॉन्ग टाइप, सो दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ पिस्टल परफॉर्म कर लेती है। वो पता लग उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है कि राइट टाइप का पोलन है या नहीं है। इफ़ द पोलन इज़ ऑफ रॉन्ग टाइप, द पिस्टल रिजेक्ट द पोलन बाय प्रिवेंटिंग, वो पोलन जर्मिनेशन को स्टिग्मा पे होने नहीं देगी। ओके, द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and the pistil। ठीक है, तो पिस्टल जो है रिकॉग्नाइज करेगी कि जो पोलन उसके ऊपर गिर रहा है उसकी उसने जर्मिनेशन करवानी है कि नहीं करवानी है। अंडरस्टैंड? ओके, इट इज़ ओनली इन recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and the interactions leading to the recognition followed by acceptance or रिजेक्शन। ठीक है, प्रीवियस ईयर में बोटानिस्ट ने अभी आइडेंटिफाई कर लिया है कि पोलन और पिस्टल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और उनमें इंट्रैक्शंस कैसी होती हैं जिसकी वजह से वो रिकॉग्निशन करते हैं। उसके बाद से या तो वो रिकॉग्नाइज करने के बाद या तो वो एक्सेप्ट करते हैं और या तो रिजेक्ट करते हैं। फाइन, ओके, एज मैंशनड अर्लियर फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन germinates on the stigma to produce pollen tube। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरेगा, पोलन ट्यूब बनेगी थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। ठीक है, पोलन ट्यूब बनेगी थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स के थ्रू जो है वो
पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन का कंटेंट पोलन ट्यूब में आ गया। अब क्या होगा, पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा। पोलन ट्यूब स्टिग्मा के टिश्यू से ग्रो करेगी एंड स्टाइल के थ्रू एंड कहाँ पहुँच जाती है, ओवरी के पास। You would recall that in some plant, pollen grains are shedded two-celled condition, a vegetative cell and generative cell. ठीक है, अब जब हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कर रहे थे उसमें आपको बताया था कि जो पोलन ग्रेन की शेडिंग है वो 2 सेल स्टेज पे होती है, मतलब वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो इसी के बारे में बता रहे हैं। इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म द 2 मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। इसमें क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल में सेल होता है वो डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट बना देता है। ठीक है, जब ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की इन द स्टिग्मा। ओके, इन प्लांट विच शेड पोलन इन द 3-celled कंडीशन, पोलन ट्यूब कैरी द 2 मेल गैमेट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये तो बात की बात है कि देखो वेजिटेटिव और जनरेटिव है तो 2 सेल्ड है। अगर जनरेटिव ने पहले ही पोलन ट्यूब की ग्रोथ होने से पहले ही उसने सेल्स बना दिए, 2 न्यूक्लियस वहाँ पे आ गई, तो वो 3 सेल स्टेज बन गई। इसका मतलब कि पोलन ट्यूब है वो पहले से ही 2 मेल गैमेट को अपने साथ लेके जा रही है। सो पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म अपैटस। ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं ये किसके हैं, ओवरी के स्ट्रक्चर हैं। हमने डिस्कस किए हैं कि पोलन ट्यूब जैसे ओवरी के पास पहुंचता है ओव्यूल में कैसे एंटर करेगा, माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगा, फिर वो सिनर्जिड में जाएगा, वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म apparatus के थ्रू। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the microbial part of synergid guide the entry of the pollen tube। ये filiform apparatus का जो फंक्शन है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये एंट्री में हेल्प करता है। ओके, सो ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन से लेके ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल आर टुगेदर रेफर टू एज पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ठीक है ना, तो किस तरह से पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन आया, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई, फिर पिस्टल ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया, फिर कैसे जो मेल गैमीट है वो ओव्यूल में एंटर हुए, ओव्यूल में किसके थ्रू एंटर हुए, किसने उसकी हेल्प करवाई, फिलीफॉर्म अपैटस ने उसकी हेल्प करवाई। तो ये जो सारे फीचर्स हैं ये पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस में आप इसको मेंशन कर सकते हो। ओके, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन इज डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब है दैट इन्वॉल्व पोलन रिकॉग्निशन followed by promotion or inhibition of the pollen. The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollinations to get desired hybrids। ठीक है ना, कि पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन की नॉलेज को ध्यान में रखते हुए जो इनकम्पैटिबल पॉलिनेशंस भी हैं तो जो फार्मर्स हैं या जो प्लांट ब्रीडर हैं वो मैनिपुलेट कर सकते हैं अगर उनको डिज़ायर्ड हाइब्रिड चाहिए। ठीक है, सो यू कैन ईजिली स्टडी पोलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पोलन फ्रॉम फ्लावर्स सच एज pea, chickpea, crotalaria, balsam, vinca on glass slide containing a drop of sugar solution. After about 15 to 30 minutes, observe the slide under the low power lens of the microscope. You are likely to see pollen tube coming out of the pollen grain. तो ये जनरली बताया हुआ है कि आप इन प्लांट्स के फ्लावर्स की डस्टिंग करो ग्लास लाइट पे, फिर उसको शुगर सॉल्यूशन में रखो। तो अगर आप इसको लो पावर लेंस माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि पोलन ट्यूब जो है वो पोलन ग्रेन से बाहर आ रही है और जर्मिनेट कर रही है। ओके, सो एज यू shall learn in the chapter on plant breeding, a breeder is interested in crossing different species. different species को क्रॉस करवाएगा, क्यों करवाएगा? क्योंकि भाई उसको डिज़ायर्ड हाइब्रिड चाहिए एंड ऑफर जनरल टू कंबाइन डिज़ायरेबल कैरेक्टर। डिज़ायर्ड हाइब्रिड चाहिए, डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स चाहिए। क्यों चाहिए? टू प्रोड्यूस कमर्शली सुपीरियर वेराइटीज़। जो चीज़ चाहिए उसकी वो क्या करवाएगा? क्रॉसिंग करवाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स आएंगे और वो जो है सुपीरियर वेराइटीज़ का प्रोडक्शन करवाने में सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट भी है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम।
आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बहुत बड़ा अप्रोच है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए। इन क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पोलन। दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। ठीक है ना? तो इसमें क्या बोल रहा है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो पोलन ग्रेन हमें चाहिए सिर्फ वही जाके स्टिग्मा पे आए। तो इसके लिए स्टिग्मा को कंटेमिनेशन से बचाना होगा। और स्टिग्मा की कंटेमिनेशन कैसे बचेगी? अगर उसको इमैस्कुलेट कर देंगे, मतलब रिमूव कर देंगे। बाकी जो पोलन ग्रेन है ना उसको रिमूव कर दो, जो उस प्लांट में पोलन ग्रेन है उसको रिमूव कर दो, सिर्फ स्टिग्मा को छोड़ो। अब पोलन ग्रेन वहाँ नहीं है तो चांसेस कम है ना कि सेम प्लांट का पोलन ग्रेन आके उस पर लैंड करेगा। ओके, यह बैगिंग टेक्निक है। बैगिंग टेक्निक का मतलब है कि उस प्लांट के पोलन ग्रेन को आप बैग से लपेट दो। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ द फीमेल पेरेंट bears bisexual flowers, removal of anther from the flower bud before the anther dies using a pair of forceps is necessary. दिस स्टेप इज टर्म्ड एज इमैस्कुलेशन। ये मैंने आपको बता दिया कि एंथर को ही रिमूव कर देते हैं फ्लावर बड से, इससे पहले कि एंथर जो है वो डिहाइज हो। ओके, सो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स का मतलब है कि उनमें एंथर नहीं है, सिर्फ स्टिग्मा है। सो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद बैग ऑफ सुटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। मतलब इमैस्कुलेटेड फ्लावर को क्या करेंगे, बैग से कवर कर देंगे। और ये जो बैग है वो बटर पेपर का बना होता है। क्यों उसको कवर करते हैं? कि उसकी कंटेमिनेशन जो है स्टिग्मा की वो उसको बचाना है फ्रॉम अनवांटेड पोलन। ओके, सो व्हेन द stigma of bagged flower attain receptivity, mature pollen grain collected from anthers of the male parent and dusted on the stigma and the flowers are rebagged and the fruits allowed to develop. तो अब इमैस्कुलेशन हुआ, बैगिंग हुआ, फिर जो पोलन ग्रेन्स आएंगे डिज़ायर टाइप के उनको लेके उनकी वहाँ पे लैंडिंग करवा देंगे, उनको रीबैगिंग करेंगे और फ्रूट्स जो है वो उनको दे आर अलाउड टू डेवलप्ड। ओके, सो इफ़ द फीमेल प्लांट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है मतलब या तो एंथर है वहाँ पे या तो स्टिग्मा है, तो देयर इज़ नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन। जो फीमेल फ्लावर बर्ड्स हैं उनको बैगिंग कर देते हैं उनकी बिफोर द फ्लावर्स ओपन। व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पोलन एंड द फ्लावर रीबैग्ड। ओके, सो इस तरह से जो है हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो इसमें बोल रहे हैं आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड द पोलन ट्यूब रिलीजेस द टू मेल गैमेट इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जी। पोलन ट्यूब जो है अपने दो मेल गैमेट को सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में छोड़ देगा। वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टुवर्ड द एग सेल, एक जो मेल गैमेट है वो एग सेल की तरफ जाएगा और इसके न्यूक्लियस से फ्यूज़ कर जाएगा, दस कंप्लीटिंग द सिनगेमी। ठीक है ना। पोलन ट्यूब आई, इसमें दो न्यूक्लियस हैं। ये एक जो है वो कहाँ पे जाएगा, टुवर्ड द एग सेल, देन फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस। ठीक है, एग सेल के पास जाएगा, न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा और क्या बना देगा, सिनगेमी। सो दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल, उसको बोलते हैं जाइगोट। नेक्स्ट पे है जो एक तो चलो उसने एग सेल के न्यूक्लियस के साथ उसने फ्यूजन करके बना लिया। दूसरे में क्या होगा, द अदर मेल गैमेट मूव टुवर्ड द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल। ठीक है ना। जो दूसरा मेल गैमेट होगा वो कहाँ पे जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई जो सेंटर में प्रेजेंट थे, दो पोलर न्यूक्लियाई उनके पास जाएगा। इन फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस वो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। जो एक गैमेटा है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ हो गया, उसने वहाँ पे क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। जो दूसरा मेल गैमेट है वो कहाँ आया, पोलर न्यूक्लियाई के पास आया। 1 2 3 तीन हो गए ना यहाँ पे, तो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया। एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इट इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। Since two types of fusion, syngamy and triple fusion takes place in embryo sac, the phenomenon is termed as double fertilization। तो इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि एक मेल गैमेट एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज़ हो रहा है, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई जो कि सेंटर सेल में प्रेजेंट है उनके साथ वो फ्यूज़ हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज़ नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन।
ठीक है। सो द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जो सेंट्रल सेल जो है ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो ये बन गया उसको बोलते हैं हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। और जो जाइगोट है दैट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। तो एंडोस्पर्म में कौन डेवलप होगा, जिसमें ट्रिपल फ्यूजन हुआ। जाइगोट किस में डेवलप होगा, दैट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ये देखिए ये डिजेनरेटिंग सिनर्जिड्स हैं कि जब फिर ये देखो ये जाइगोट बन गया, एक मेल गैमीट आया था ना, तो इस एग सेल के न्यूक्लियस के साथ उसने फ्यूजन किया था और जाइगोट बन गया। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। जो एक मेल गैमीट आया था उसने दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब फ्यूजन किया था तो ये बना था। और ये डिजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स है। ठीक है, ओके नेक्स्ट कर लेते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है, ओव्यूल का मैच्योरेशन होता है सीड में, और ओवरी जो फ्रूट में डेवलप होती है, तो उनको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी उसके बाद एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। वाई द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो रिपीटेडली डिवाइड करता है और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। इस सेल के देखिए ज़रा, ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये वाला, ये देखो दिस वन, दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो ये रिपीटेडली डिवाइड करेगा और जो ये टिश्यू बनाता है एंडोस्पर्म टिश्यू जो बनाएगा, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इस टिश्यू के जो सेल्स हैं उनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो कि यूज़ होता है न्यूट्रिशन देने को, किसको, एम्ब्रियो को। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको न्यूट्रिशन देने के काम आता है। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसमें ट्रिपल फ्यूजन हुआ, दैट अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब यहाँ पे बता रहे हैं जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसकी वजह से फ्री न्यूक्लियाई का डेवलपमेंट होगा। और ये स्टेज जो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, Subsequently, cell wall formation occurs and the endosperm become cellular. पहले क्या हुआ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, फ्री न्यूक्लियर बन गए, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन गया, उसके बाद वॉल फॉर्मेशन हुई, उसके बाद ये क्या बन गया, सेलुलर बन गया। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। कितना फ्री न्यूक्लियाई का वहाँ पे नंबर होगा वो वेरी करता है। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर coconut that you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm made up of thousands of nuclei and the surrounding white kernel is the cellular endosperm। जो आपने कोकोनट देखा होगा, कोकोनट वाटर, कोकोनट कच्चा जो नारियल होता है उसमें जो पानी आप पीते हो ना वो बेसिकली फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, उसमें न्यूक्लियाई होते हैं, और जो उसका वाइट कर्नल होता है ना वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, सो एंडोस्पर्म में इधर भी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। उस एंडोस्पर्म को या तो डेवलपिंग एम्ब्रियो कम्प्लीटली यूज़ कर लेगा, जैसे पी आ गया, ग्राउंडनट आ गया, बीन्स आ गया, बिफोर सीड मैच्योरेशन, और इट में परसिस्टेंस मैच्योर सीड, या तो पूरी तरह से वो एम्ब्रियो को कंज्यूम कर लेता है डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे पी है, ग्राउंडनट है, बीन्स है, सीड मैच्योरेशन होने से पहले, या फिर वो मैच्योर सीड की फॉर्मेशन में रहता है जैसे कैस्टर है या कोकोनट में, और एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग, जब सीड जर्मिनेशन होगा तब वो उसका यूज़ कर लेगा। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव एम्ब्रियो। ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो एम्ब्रियो के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट पढ़ लेंगे जैसे एम्ब्रियो में क्या क्या होता है, कॉटिलेडन्स होते हैं, सीड में स्ट्रक्चर ऑफ सीड क्या है, ये रिमेनिंग हमारा पोर्शन रह गया। एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी है, तो ये छोटा सा पोर्शन रह गया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। सो अभी तक आपको अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं इसको और इजी वे में बताने की कोशिश करूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।